आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां इस समय हम लोग सुन रहे हैं जगदीश चंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही प्रसिद्ध और विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगा हुआ महत्वपूर्ण उपन्यास धरती धन्ना अपना। यह उपन्यास पंजाब के दोआब क्षेत्र के दलितों के जीवन की व्यथा कथा कहता हुआ महाकाव्यात्मक उपन्यास है। जगदीश चंद्र जी द्वारा रचित यह उपन्यास धरती धन्ना अपना, जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, दलितों की जीवन की त्रासदी का बेहद मार्मिक वर्णन करता है। इसके दो प्रमुख पात्र ज्ञानू और काली, जो इस उपन्यास के नायक नायिका कहे जा सकते हैं। यह उपन्यास उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता हुआ वर्णित किया गया है। काली, जो कि चमार जाति का युवक है, बचपन में ही गांव से भाग जाता है और जब वह कुछ युवा होता है तो अपने गांव वापस आता है। गांव में उसकी चाची होती है और चाची के पास रहकर वह अपने गांव वापस आता है और अपना पक्का मकान बनवाने की कोशिश करता है, जिसमें विभिन्न बाधाएं आती हैं। इसी बाधा के अंतर्गत मकान बनवाते बनवाते ही उसकी चाची का निधन भी हो जाता है, जिससे काली बहुत दुखी होता है। और उसी गांव की एक लड़की, जो कि उसकी बिरादरी की होती ज्ञानू, वह उसकी ओर आकर्षित रहती है और गांव में उस चौधरियों का बहुत बोलबाला होता है। वह किसी भी चमार दलित की लड़की को छेड़ देना और किसी भी चमार को गाली देना और मारना, यह उन चौधरियों के लिए आम बात थी। इसी उपन्यास के अंतर्गत 8 भाग प्रस्तुत किए जा चुके हैं, 9 भाग प्रस्तुत किए जा चुके हैं। आज हम 10वां भाग देखेंगे। तो इससे पहले के भाग की हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उसके आगे आज 10वां भाग देखते हैं। 10वें भाग में हम देखेंगे कि काली की चाची के निधन के उपरांत जब उसका क्रियाकर्म हो गया है, उसके बाद काली की क्या स्थिति होती है और क्या नियम कानून होते हैं। क्रियाकर्म तक काली ने शोक मनाया। चमादड़ी के आचार्य के अनुसार वह सब कुछ करने को तैयार था जिससे चाची की गति हो और उन्हें स्वर्ग में स्थान मिले। उसने मिन्नत समानत करके मोहल्ले की स्त्रियों को इस बात के लिए मना लिया कि वह क्रियाकर्म के दिन तक अपने अवकाश के समय में उसके घर में बैठेंगी। वह समय मिलने पर वहां आ जाती और चाची की मौत को भूलाकर निंदा और चुगली में व्यस्त रहती। फिर यह अनुमान लगाती कि क्या चाची ने कुछ छोड़ा होगा मरने के बाद। वे एक दूसरे की आंख बचाकर काली के घर में से कोई बर्तन या कोई अन्य वस्तु भी चुरा कर ले जाती। क्रियाकर्म के दिन चाची की मौसेरी बहन भी आई, जो 15 कोस दूर एक गांव में रहती थी। आते ही वह बहुत रोई और स्यापा भी किया, पर काली पर बहुत नाराज हुई। उसने यदि पहले बता दिया होता तो वह अपनी बहन के अंतिम दर्शन तो कर लेती। परंतु कुछ समय बाद ही वह काली को एक ओर ले जाकर बोली, मेरी बहन क्या कुछ छोड़कर मरी है? काली उसके इस प्रश्न से चकित रह गया। मौसी, चाची क्या छोड़कर मरती? ना तो उनके पास कोई कमाने वाला था और ना ही उसके हल चलते थे। मुझे तो पता नहीं, तेरे मोहल्ले वाले कहते हैं कि गली में वह ब्याज पर पैसे देती थी। पल्ले था तभी तो देती होगी। काली ने मौसी को समझाने के बहुत यत्न किए, परंतु जब उसका अविश्वास बढ़ता ही गया तो काली अपना ट्रंक उठा लाया और उसे खोलकर उसमें से चाची की दी हुई पोटली तलाशने लगा। पोटली नहीं मिली तो उसे घबराहट हुई। उसने सबसे पहले कपड़े बाहर फेंक दिए। फिर पोटली नहीं मिली तो वह सिर पकड़कर बैठ गया और घबराई हुई आवाज में बोला, पोटली किसी ने चुरा ली। मौसी उसकी ओर इस तरह देखने लगी जैसे मजाक उड़ाना चाहती हो, और फिर होठ अटेर उसकी ओर हाथ उठाती हुई बोली, मकर की क्या जरूरत है? उसने जो कुछ छोड़ा है वह तेरा ही तो है। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि मेरी बहन का मरना खराब ना करना, ताकि उसकी गति हो। अन्य स्त्रियों को पता चला कि काली के पैसे चोरी हो गए हैं तो वह सफाई में अपने संतानों की सौगंध खाने लगी। एक दो ने दबी जबान में यह भी कह दिया कि स्वयं ही उसने पैसे छिपा दिए हैं और दोस्त मोहल्ले वालों पर मरना चाहता है। प्रीतो ने ताई निहाली पर चोरी का संदेह प्रकट किया तो हंगामा खड़ा हो गया। ताई निहाली ने पहले तो रो रो कर अपनी सफाई पेश की, बाद में वह भड़क उठी और चीख कर बोली, चोरी उस सिरमुन्नी ने की होगी जिसने मेरा नाम लिया है। प्रीतो उठकर ताई निहाली की ओर लपकी और उनके मुख में हाथ देती हुई चीखी, तू ही सारा दिन काली के घर में घुसी रहती थी, तू ही हर चीज रखती थी। चोरी घर के भेदी ने ही की होगी, बाहर के आदमी को क्या पता। काली की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह हैरान था कि उसी की चोरी हुई और उसी पर लांछन लगाया जा रहा है। थक हार कर काली एक और बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे इस बात का दुख हुआ कि चाची उसकी मरी, पैसे उसके चोरी हुए, लांछन भी उसी पर लगा।
और ये लोग नाराज भी हो रहे हैं। यह हंगामा पता नहीं कब तक जारी रहा। यदि आचार्य रुदलूराम उसे खत्म नहीं करते। उसने सबको चुप कराया और समझाया, होनी को कोई नहीं टाल सकता। काली के भाग्य में जो लिखा था वह उसे अवश्य ही मिलेगा। तो लोग शांत हो गए। काली को संबोधित करते हुए उसने कहा, पगड़ी बांधने का समय हो गया, मर्द चौगान में बैठे हैं, तुम वहां जाओ। काली का कोई ऐसा नजदीकी रिश्तेदार नहीं था जो इस अवसर पर उसके लिए पगड़ी लाता। उसने रुदलूराम से पुरानी पगड़ी ही अपने सिर पर बंधवा ली। पगड़ी के बाद वहां मौजूद लोगों ने काली को दिलासा दी और रुदलूराम को उपदेश देते हुए घर के काम काज सुनने का संकल्प कराया, क्योंकि संसार में रहकर कर्म किए बिना गति और गुजारा नहीं है। लेकिन काली के सामने प्रश्न था कि वह क्या काम करे। पैसे की चोरी के बाद कोठरी के निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता। जमीन होती तो वह खेतों में हल चलाता। बाबा फत्ते उसको असमंजस को भापते हुए बोले, पुत्रा, वही काम करो जो हम लोगों के पिता पुरखा करते आए हैं। चादर और खुरपा उठाओ और घास खोद कर लाओ। जीवत ने काली को खुरपा और चादर ला दी और उसे साथ लेकर बाहर आ गया। वे बेला सिंह जाट के कुएं से पानी के परे पर भी चले गए। काली एक अच्छी जगह घास देकर खोदने लगा। आध पौन घंटे में ही काली ने घास से चादर भर ली। तो जीतू ने आश्चर्य किया, मैं समझता था कि तू शहर जाकर निरा बाबू बन गया है, लेकिन तेरे हाथ तो चलते हैं रे। काली घास उठा गांव की ओर चल पड़ा। जीतू उसके पीछे पीछे आता हुआ बोला, इस घास का क्या करोगे? देखो क्या करता हूँ। काली तेज तेज कदम उठाता हुआ गांव में आया। वह अपने मोहल्ले की ओर मुड़ने के बजाय सीधा दुकानों की ओर चला गया। जीतू ने उसे रोका, उसे पुकारा, लेकिन काली महाशय की दुकान की ओर जाने वाली गली ही उनको प्यारी लगी। महाशय की दुकान पर पहुंचा तो वह बंद थी। सीधा छज्जू की दुकान पर बढ़ा। उसके शरीर से पसीना बहकर पांव के तलवों को गीला कर रहा था। छज्जू शाह की दुकान पर पहुंच उसने घास सिरे से उतारे बिना ही पूछा, शाह जी घास चाहिए? कौन, काली? छज्जू ने हैरानी से पूछा। हाँ, घास है तो सही। छज्जू शाह बात को लटकाकर घास का निरीक्षण करते बोला, चलो फेंक दो, कल भी तो जरूरत पड़ेगी। काली ने चबूतरे पर एक और घास खोल दी। छज्जू शाह हरी और लंबी लंबी घास देखकर खुश हो गया, लेकिन एक तिनका उठाता बोला, बरसाती घास है, इसमें पानी ज़्यादा होता है, कितने पैसे दूं? जो खुशी हो दे दो। फिर भी जो मर्जी हो दे दो, मैं आपसे थोड़े सौदा करूँगा। आज के लिए ही लाए हो या रोज लाओगे? जैसा आप कहें। छज्जू शाह ने काली की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगा कि चमार की खुशहाली उसकी जवानी की तरह 4 दिन ही रहती है। वह उसकी हथेली पर 3 आने रखता हुआ बोला, जीतू को मैं 3 दिन के बाद 8 आने देता हूँ। तुम्हें रोज 3 आने दे दिया करूँगा, लेकिन शर्त यह है कि गर्मी हो या सर्दी, बरसात हो या बहार, इसी मोल घास लूँगा। काली कोई उत्तर दिए बिना नीचे उतर सीधे मिस्त्री संता सिंह के पास चला गया और उसके हाथ पर 3 आने रखता बोला, मिस्त्री जी, मुझे एक खुरपा चाहिए, बढ़िया सा, कीमत इससे ज़्यादा हो तो परवाह नहीं। मिस्त्री ने हैरानी से काली की ओर देखा और छतरी दाढ़ी को संवारते हुए पूछा, खुरपे से क्या करोगे? क्षमा करना, घास खोदूंगा। सच? हाँ, आ गया तो भी टके वालियाँ। मिस्त्री ने हंसते हुए कहा, सवेरे चाहिए, सवेरे ही ले जाना। अपने घर की ओर आते हुए काली ने अपने चौड़े हाथों को देखा, अपनी मजबूत बाहों पर नजर दौड़ा, मुठ्ठियां भींचता हुआ सोचने लगा, वह चाहे तो अपने बल से धरती के एक सिरे को उठाकर दूसरे सिरे पर पलट दी। उसने संकल्प किया कि वह किसी दूसरे के हाथों की ओर नहीं देखेगा। बुआई शुरू होते ही गांव के किसान और चमार काम में व्यस्त हो गए। सुबह का तारा निकलते ही हलधर पंजाबी चले और दोपहर तक खेतों में घुंघरुओं और छनछनों की आवाज़ सुनाई दी। काली अब तक किसी चौधरी की हवेली में काम नहीं करता था। केवल 2 समय घास लाकर एक गट्ठा छज्जू शाह और दूसरा महाशय तीरथ राम की दुकान पर फेंक आता था। वह घास खोदकर वापस आ रहा था। रास्ते में उसे लालू पहलवान मिल गया और उसका हाल चाल पूछा, तू घास खोदता फिरता है, किसी की हवेली में काम क्यों नहीं कर लेता? इतने दिनों में वही चमार घास खोदेगा जिसके अंदर दम हो। चौधरी जी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं किसकी हवेली में काम करूं? हर हवेली का तो अपना चमार है। आजकल तो जितने आदमी हों उतने ही कम। पहले बुआई, फिर नलाई, इसके बाद कटाई और आखिर में छटाई। सावनी बहुत मेहनत मांगती है। अगर तुम्हें कोई नहीं रखता है तो मेरा काम करो। अच्छा चौधरी, पक्की बात कर ले। बोल, कब से आएगा? जब से आप कहो। कल सवेरे ही आ जाओ। अच्छा। लालू पहलवान ताकीद कर आगे बढ़ा।
काली गांव की ओर आ गया। घास फेंकी काली ने छज्जू शाह से नगद पैसे लेने के बजाय आटा, नमक और तेल लिया और अपने घर आ गया। वह गर्मी का सताया हुआ आंगन में खाट बिछाकर लेट गया और सामने कोठरी के खंडहर को देख सोचने लगा। उसने चौबारा बनाने का स्वप्न देखते देखते अपना कच्चा कोठा भी गिरा दिया। उसने ठंडी आह भरी और सिर झटकता हुआ अपने भाग्य को कोसने लगा। घर में बैठे जब काली का मन ऊब गया तो वह गली में आ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। वह अनमना सा कुएं की ओर चल पड़ा। उसे गली में जाते देख नंद सिंह ने आवाज़ दी। काली उसके पास पहुंचा तो वह उसकी ओर मूढ़ा ढकेलते हुए बोला, सुनाओ काली जी, क्या हाल चाल है? काली की उदासी भाप नंद सिंह ने नम्र स्वर में कहा, कालीदास, सयाना आदमी कुछ न करे, खाट पर ही लेटा रहे तो भी उसका सहारा बहुत होता है। क्या किया जाए, अपने बस के बाहर की बात थी। काली और उदास हो गया। तेरे घर में बात करने के लिए दूसरा जीव भी तो नहीं है। 2-4 महीने गुजरने के बाद शादी कर लेना। संसार का सिलसिला इसी तरह चलता है। अभी तो कुछ नहीं सोचा। कई बार सोचता हूँ शहर चला जाऊँ। तुम जानते ही हो मेरा लड़का प्रकाश बहुत देर तक बेकार रहा। कहीं काम धंधा नहीं मिलता था, लेकिन जब हम ईसाई बन गए तो पादरी जी ने कह सुनकर उसे नौकरी दिला दी। अपनी बिरादरी बन जाए तो नौकरी चाकरी और शादी ब्याह के सब बंदोबस्त हो जाते। सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि अब हम चमार नहीं रहे। नंद सिंह ने काली को समझाया। वे बातों में मग्न थे कि एक सख्त आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। दुकान के द्वार पर चौधरी मुंशी खड़ा नंद सिंह को आवाज़ें दे रहा था। वह बाहर आया तो मुंशी गाली देकर बोला, चमारा, तूने क्या भंग पी रखी है? आवाज़ देकर मेरा गला बैठा जा रहा है। और ला मेरा जूता दे। अभी नहीं बना, नंद सिंह ने कुछ रूखेपन से उत्तर दिया, क्योंकि चौधरी मुंशी के लिए अपने लिए चमार का संबोधन सुनवा गुस्से में आ गया था। क्या जूता बनाने में पूरा साल लगेगा? चमार का काम किया कर, वरना भूखा मर जाएगा। चौधरी ने उद्दंड लहजे में उसको नसीहत दी। चौधरी, जबान संभाल कर बात कर, मुझे बार बार चमार मत कह। नंद सिंह भी गर्म हो गया। तो क्या तुम्हें सरदार कहूँ? कुत्ता चमार, बात यूं करता है जैसे गांव का लंबरदार हो। मुंशी ने आंखें तरेर कर कहा, जा, चला जा। जब तक तू पहले पैसे नहीं देगा तब तक मैं तेरा जूता नहीं बनाऊंगा। नंद सिंह ने निर्णायक स्वर में कहा। यह सुन पहले तो चौधरी चुप हो गया, फिर जोर जोर से गालियां देने लगा। कुत्ता चमार, तेरी ये मजाल, अपनी दुकान पर मुझसे पैसे मांगता है, जूते बनाने से इनकार करता है। मैं तेरी खाल उधेड़ लूंगा। तू पागल तो पहले ही था, ईसाई बनकर सवाया हो गया। मुंशी चौधरी ने उसे बाँह पकड़कर बाहर खींचा तो काली से चुप नहीं रहा गया। वह उठा और चौधरी को परे धकेलता हुआ बोला, चौधरी, जोर जबरदस्ती क्यों करते हो? अपनी मेहनत के पैसे मांगे हैं, कोई लाठी थोड़ी मारी है। चमारा, तेरी ये हिम्मत? तेरे बाप दादे मेरे टुकड़े पर पलते रहे और तू मुझे धक्का देता है? मैं तुझे जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। चौधरी के मुंह में क्रोध के कारण झाग बहने लगी। शोर शराबा सुन बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। ताए बसंता बीच बचाव करने लगे। चौधरी के कुछ कहने से पहले नंद सिंह बोल उठा, यह मुझे चमार कहता है। मैंने 50 बार कहा मुझे चमार मत कहो। तो क्या कहें? ताए बसंती ने पूछा। मैं चमार नहीं, ईसाई हूँ। वाह वाह नंद सिंह, तेरे सिर पर अभी सींग तो उगे नहीं। पगला तो कुछ भी बन जा, लेकिन रहेगा तो चमार का चमार ही। जात कर्म से नहीं, जन्म से बनती है। अगर चमार कहलाना पसंद नहीं तो किसी और माँ के पेट से जन्म ले लिया होता। चौधरी मुंशी इस हद तक क्रोध में आ गया कि उसने नंद सिंह को गर्दन से पकड़ झुका दिया। उसकी पीठ पर जोर जोर से मुक्के मारता हुआ बोला, चमार, तेरी अकड़ एक ही दिन में निकाल दूंगा। नंद सिंह को पिटते देख काली खामोश नहीं रहा। उसने चौधरी मुंशी को पीछे धकेल उसकी दोनों बाहें अपने शिकंजे में ले लिया और घसीट कर नंद सिंह से दूर ले गया। मुंशी अपने आप को काली से छुड़ाने के लिए हाथ पाँव मारने लगा। वह नंद सिंह को भूल गया और काली को गालियां देने लगा। ओए कुत्ते, तेरी ये हिम्मत? तेरी चाची मरी और आज तू दंगे फसाद पर उतार दिया। मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। ताए बसंता ने काली को 2 हथड़ मारी और उसके बाजू को झटकता हुआ बोला, झगड़ा चौधरी और नंद सिंह के बीच हो रहा है, तू बिना बुलाए बैल के सींग में क्यों चढ़ रहा है? स्वयं चौधरी मुंशी के आगे हाथ जोड़ता हुआ बोला, चौधरी नंद सिंह तो पागल है, इसे तो बहुरे कुत्ते ने काट रखा है। चौधरी निरंतर काली को गालियां और धमकियां दे रहा था। उसने पाँव का जूता उतार काली की ओर फेंकते हुए धमकी दी, मैं तुम्हें गांव की गलियों में कुत्ते की तरह घसीटूंगा। जूती काली से परे जा गिरा। चौधरी उसकी ओर लपका और काली को गरेबान से पकड़कर झंझोड़ने लगा। खींचातानी में काली का गरेबान फट गया और उसकी छाती के बाल बाहर झांकने लगे।
गली में शोर सुन उसकी ओर आ जा रहे कुछ चौधरी भी वहां गए। उन्होंने गालियां का तुमार बांध दिया। चौधरी हरनाम सिंह भी वहां पहुंचा तो शोर कुछ कम हुआ। मुंशी को गुस्से में आग बबूला देख चौधरी ने उससे पूछा, क्या हो गया? माखे की हराम की औलाद काली पर उसने मुझे धक्का दे दिया, मेरी बाह पकड़ी और मुझे मारने आया है। चौधरी का क्रोध बहुत ज्यादा अधिक था। देखो काली के पुत्र, जूते मार मार कर तेरा क्या हाल करता हूँ, 100 मार कर 1 गुनूंगा। काली ने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की तो चौधरी हरनाम भड़क उठा और उसे चेतावनी देते हुए बोला, आगे से टर करता है, तू कहाँ का धर्म पुत्र है? कान खोलकर सुन ले, चौधरी के मुकाबले में गलती हमेशा कमीन की ही होती है। चौधरी हरनाम सिंह ने काली को बहुत भला बुरा कहा। चौधरी मुंशी को साथ लेकर वह कुएं की ओर बढ़ गए। ताए बसंते ने भी काली को फटकार डाली और उसे बांह से धक्का देता हुआ बोला, जा अपने घर जाकर बैठ। काली गर्दन झुकाए धीरे धीरे उठता हुआ अपने घर की ओर आ गया। अभी वह ताला खोल ही रहा था कि प्रीतो आ गई और कूल्हे मटकाती ही बोली, चौधरियाँ क्यों तुम्हें गाली दे रहा था? पता नहीं। काली ने दरवाजा खोल अंदर से बंद कर लिया। प्रीतो की उत्सुकता बढ़ी और वह दरवाजा पीटती हुई बोली, दरवाजा तो खोल। काली ने जब दरवाजा नहीं खोला तो उसने कई अनुमान लगाए। वह उन्हें मूर्त रूप देती हुई मोहल्ले में चली गई। वह जस्सों के पास बैठी थी कि मंगू भी वह आ गया। उसने प्रीतो के सब अनुमानों और आशंकाओं की पुष्टि कर दी तो वह प्रसन्नचित्त होकर बोली, मैं भी कहूँ, काली मोया आते ही कनपटी के बल क्यों लेट गया है? मैं तो उसका चेहरा देखकर ही भाप गई थी। अच्छा हुआ मोया कड़ ऐसे दिखाता है कि जैसे 4 चक उसी की जागीर हो। अगर वह कभी तुम्हारे साथ तू ताता करे तो मुझे बताना। हाँ, जब वह पिछली कोठरी बनाने लगे तो रोक देना, आगे मैं संभालूंगा। मंगू ने रोटी चबाते हुए कहा। बना चुका कोठरी, अब तो वह रोटी के टुकड़े को तरसता है। उस रंडी निहाली ने उसका घर साफ कर दिया। वह भी हर समय उसे ताई ताई कहता फिरता था। वर्षा की झड़ी लगने दो दिन के फांके न काटे तो मेरा नाम बदल देना। ज्ञानू अपने काम में मग्न थी, लेकिन उसके कान उसकी बातों की ओर थे। उससे अंदर ही अंदर क्रोध हो रहा था। यह सुन काली को कभी कभी फाका भी काटना पड़ता है। वह चौंक गई और उसकी सिट्टी जैसे गुम हो गई। उसका सारा शरीर शिथिल हो गया। उसने बर्तन उठाया तो वह हाथ से गिर गया। कोठरी की ओर बढ़ी तो पांव रास्ते पर पड़े, चरखे में उलझ गए। प्रीतो ने उसकी ओर ध्यान से देखकर जस्सों से पूछा, तुम्हें रात को नींद कैसे आ जाती है? ज्ञानो तो बहुत जवान हो गई। लड़का ढूंढना मर्दों का काम है, मैं तो लड़का बता सकती हूँ। मंगू को न अपनी फिक्र है न बहन की। दिन रात चौधरियों की हवेली में पड़ा रहता है। इसे शिकारी कुत्तों और घोड़ी से ही फुर्सत नहीं मिलती। जस्सों ने तल्ख स्वर में कहा। फिर वह मंगू से बोली, ले सुन, अब तो आस पड़ोस मुंह सामने भी कहने लगे हैं। पुत्रा, ज्ञानों की शादी करना तेरा फर्ज है और इसे तुझे पूरा भी करना है। फिर वह प्रीतो को संबोधित करते हुए बोली, इसे एक लड़का बताया तो था पर वह ध्यान ही नहीं देता। प्रीतो कुछ क्षण चुप रही, फिर उसे ठंडी आह भरते हुए कहा, मेरे तो अपने गले गले तक पानी आ गया है। सोचती हूँ तो दिल डूबने लगता है। मेरे पास 4 टल्ले होते तो मैं अच्छे लच्छों का ब्याह कर देती। निहाली रंडी से कहा था कि चोरी के माल से मुझे भी 8-50 हिस्सा दे दो, लेकिन वह परे से पानी नहीं पड़ने देती। जस्सों को छोड़ प्रीतो का काली के घर आना जाना शुरू हुआ। उसका दरवाज़ा अभी तक अंदर से बंद था। उसने गली में इधर उधर देखा, कोई आ जा तो नहीं रहा। फिर दरवाजे की दरार से अंदर झांकने लगी। उसने देखा काली अपने कपड़े बांध रहा है, चीज़ें ठिकाने लगा रहा, जैसे सफ़र पर जाने की तैयारी कर रहा हो। वह दौड़ी दौड़ी जस्सों के पास आई और मंगू को झंझोड़ती हुई तेजी स्वर में बोली, काली सामान बांध रहा है, शायद कहीं जाने की तैयारी कर रहा हो। गांव में रहेगा कैसे? चौधरी ने उसे कह जो दिया है कि गांव छोड़कर चला जाए, वरना यहाँ उसकी लाश तक नहीं मिलेगी। यह सुन ज्ञानो एकदम बेचैन हो गई। वह कभी बहाना बनाकर छत पर चढ़ती, कभी नीचे उतर आती। वह बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि मंगू और प्रीतो चली जाए। जब उन्होंने उठने का नाम नहीं लिया तो वह चक्की के पास जा लेटी और जस्सों के पूछने पर पेट को दबाती हुई रुंधी आवाज़ में बोली, माँ, मेरे पेट में से दर्द उठ रहा, जा बाहर हुआ। जस्सों ने कहा। यह सुनते ही ज्ञानो काली के मकान की ओर भाग गई। वहाँ ताला देख ज्ञानो का दिल डूब सा गया। वह घबराई हुई कुएं की ओर निकल गई और इधर उधर घूमकर फिर गली में आ गई।
काली के मकान पर ताला पड़ा देख वह अपने घर वापस आकर दोबारा चक्की के पास लेट गई। मंगू जा चुका था, लेकिन प्रीतो और उसकी माँ की बातें चल रही थी। ज्ञानो को घर में चैन न पड़ता तो वह फिर गली में चली जाती। काली के घर के सामने पहुंची तो वहाँ अभी भी ताला था। वह खेतों की ओर निकल गई। कुएं के पास पहुंची तो वहाँ मोहल्ले के कुछ लोग नहा रहे थे। दासू सबको बता रहा था कि चौधरी ने काली को बहुत डांटा है, उससे कहा है कि गांव छोड़कर चला जाए वरना उसकी लाश तक नहीं मिलेगी। क्या बात हुई थी? बाबा फत्ते ने पूछा। वह चौधरी मुंशी वाला झगड़ा। हनेर है साईं, अंधकार। चौधरी नाहक की बात करता है, बाबा फत्ते ने कहा। ज्ञानो कुएं से थोड़ा परे जाकर सिर हिलाते हुए अपने आप से बोली, तो ये बात है। मैं चौधरी को ऐसा प्लेग निकले कि सूरज का मुंह तक न देखे। वह अपने ही मन में सोचने लगी, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आदमी को पलक झपकते ही खा जाती हैं, ताकि परमात्मा से प्रार्थना कर सके कि चौधरी को वही सब बीमारियां लग जाएं। कुछ समय बाद वह फिर गली में आ गई। काली का मकान अभी तक बंद था। ज्ञानो का जी चाहा कि उसे जल्दी से जल्दी वह मिल जाए। वह घर पहुंची और फिर लेट गई। उसे विश्वास था कि काली किसी न किसी दुकान पर बैठा होगा, इसीलिए वह डॉक्टर की दुकान पर गई। वहाँ से वह महाशय तीरथ राम की दुकान पर। उसे वहाँ भी काली नहीं नजर आया। वहाँ से वह छज्जू शाह की दुकान की ओर बढ़ी। काली वहाँ भी न नजर आया। वह पश्चिम में गप्पियों के मोहल्ले की ओर मुड़ी। लालू पहलवान की हवेली में भी काली न दिखाई दिया। तो वह उस गली में दाखिल हो गई जिसमें पादरी का मकान था। जब वह उसके घर के सामने पहुंची तो उसे बैठक में काली की आवाज़ सुनाई दी। वह वहीं ठिठक गई, फिर दरवाज़ा खटखटाने लगी। काली पादरी से कह रहा था, बाहर कोई है। दूसरी तरफ, कोई पादरानी से मिलने आई होगी, कह पादरी ने फिर बात शुरू कर दी। कुछ क्षण के पश्चात दरवाज़ा खुला। सामने प्रीतो की लड़की लच्छो को देख ज्ञानो चकित सी रह गई, और लच्छो भी ऐसे डर गई जैसे चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। लेकिन पादरनी ने ज्ञानो को देखते ही प्रसन्नचित होकर कहा, आ ज्ञानो, तू आज कैसे भूलकर इस घर आ गई? ज्ञानो आगे बढ़कर धड़प से उसके पास बैठ गई। पादरनी ने उसकी बेचैनी और घबराहट को भांपते हुए नम्र स्वर में कहा, आराम से बैठ, हाड़ की धूप से तो आदमी भी पागल हो जाता है। ज्ञानो की ओर पंखा फेंकते हुए उसने कहा। ज्ञानो कोने में बैठी लच्छो की ओर देखने लगी, लेकिन उसके कान बैठक की ओर थे। ज्ञानो की समझ में नहीं आ रहा था कि काली को पादरी क्या समझा रहा है। कुछ समय तक बैठक में खामोशी रही। ज्ञानो पादरानी की ओर देखने लगी, जो सिलाई की मशीन चला रही थी। ज्ञानो को अपनी ओर देखते पाकर वह बोली, लच्छो को मैं सिलाई कढ़ाई सिखा रही हूँ। देख लच्छो, अब उल्टे सीधे दोनों तोपे लगा दी हैं। ज्ञानो ने दिलचस्पी देते हुए कहा, मुझे तो सीना पिरोना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई सिखाने वाला ही नहीं। पादरनी ज्ञानो को उत्तर देने ही लगी कि पादरी अंदर आ गया। उसका संकेत पा पादरनी भी अंदर चली गई। ज्ञानो सोचने लगी कि बैठक में पादरी जिस आदमी के साथ बातें कर रहा था, शायद वह काली ना हो। अपनी इस आशंका पर वह घबराई। जब पादरनी वापस आई तो ज्ञानो ने बेचैनी से पूछा, पादरी जी किसके साथ बातें कर रहे हैं? तुम्हारे ही मोहल्ले का है ना कालीदास, उसे पादरी जी बहुत प्रेम करते हैं। ज्ञानो चुप रही। जब पादरी की आवाज़ सुनाई दी तो वह उस ओर झुककर उनसे बातें करने लगी। काली से पादरी कह रहा था, यह लो पादरी जी, मैं यह रकम आपको जल्दी से जल्दी लौटा दूंगा। नहीं, मुझे मत लौटाना, यीशु मसीह को लौटाना। यह जो रकम तुम्हें दे रहा हूँ ना, पादरी ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा। दे तो आप रहे हैं, मैं तो सिर्फ बहाना हूँ, देने वाला तो वही है। मुझे वह कहाँ मिलेगा? जब तुम उस पर ईमान ले आओगे, उसके कदमों में गिर जाओगे, तो वह तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। वह अपने भक्तों को पहचान लेता है। थोड़ी देर तक बैठक में खामोशी रही और काली ने उठते हुए पादरी की बंदगी की तो ज्ञानो चौंक गई। पादरी बैठक का दरवाज़ा बंद कर रहे थे तो ज्ञानो भी उठ बैठी और किसी से बिना कुछ कहे पादरी की आवाज़ों को अनसुना करती हुई गली में भाग गई। गिरजाघर के पास उससे काली को जा मिली और उससे गली के मोड़ की ओट में रोकर पूछा, पादरी से पैसे लेकर आए हो शहर से आने के लिए? काली उसके चेहरे पर दृढ़ता से देख कुछ घबरा गया और हाँ में सिर हिला दिया। अभी वापस करके आओ। घर घर जाकर पैसे मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ और अभी वापस करके आओ। ज्ञानो, अगर किसी ने हमें बात करते देख लिया तो दोनों की शामत आ जाएगी, देखा जाएगा। तो पहले पैसे वापस करके आ। कल वापस कर दूंगा, अभी तो ले आया हूँ। उल्टे पांव वापस करने जाऊंगा तो पादरी क्या कहेगा?
जो मर्जी कहे, लेकिन रुपया अभी वापस करके आ, मैं यहीं खड़ी हूँ, ज्ञानू ने दृढ़ स्वर में कहा। काली गर्दन झुकाए सोच में डूबा हुआ पादरी के मकान की ओर मुड़ गया। ज्ञानू गली में अब किसी को आते जाते देखती तो आगे पीछे हो जाती, फिर गली की नुक्कड़ की ओर आगे बढ़ते हुए देखने लगी कि काली आ रहा है या नहीं। कुछ ही समय बाद काली वापस आ गया। ज्ञानू ने बेचैनी से पूछा, दे आए रुपए? अब तुम जाओ। तो आज 10वें भाग में हम यहीं तक सुनेंगे। इसके आगे का भाग हम देखेंगे अगले भाग में। आशा है आपको यह वाचन पसंद आया होगा, तो आप इसे अवश्य लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसके आगे के जो 10 भाग हैं वह इसी चैनल पर मौजूद हैं, तो आप उन्हें भी अवश्य सुनिए। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है जो कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगा हुआ है, यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है, तो आप उसे अवश्य ही सुने समय भागों को, और अपने मित्रों में भी शेयर करें। पुनः आपके साथ प्रस्तुत होंगे अगले अंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।